अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति रोलर कोस्टर जैसी है, जो कभी अप कभी डाउन लगातार चलता रहता है। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है। अब जब कुछ महीने शेष हैं चुनाव के, तब डिप्टी स्पीकर चुना जा रहा है। यह भी अजब है, उत्तर प्रदेश के भीतर ही हो सकता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव को महज कुछ दिन बचे हों, जैसा कि उम्मीद की जा रही कि 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लगा दी जाएगी, कभी भी 20 दिसंबर के बाद। अब जब वक्त ही नहीं बचा है, तब उत्तर प्रदेश में मेरे पीछे जो आप असेंबली देख रहे हैं, यहाँ डिप्टी स्पीकर का चयन हुआ है। जब कार्यकाल थोड़ा सा बचा हो और चुनाव में जा रहे हों, तो ये थोड़ी हैरानी वाली बात रही। लेकिन आज चुनाव हुए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे, हरदोई से विधायक, इनको डिप्टी स्पीकर चुना गया है। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनके बेटे नितिन अग्रवाल बगावत करके समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हिस्सा हैं। लेकिन उनकी सदस्यता अब तक बरकरार है, वो खारिज नहीं हुई। लिहाजा आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चलते हुए डिप्टी स्पीकर का चुनाव करा दिया। पूरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर चुना ही नहीं गया, लेकिन अब चुना गया है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में डिप्टी स्पीकर का पद 2007 में चुना गया था। मुझे याद है तब राजेश अग्रवाल, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो हुआ करते थे। अब इनको 2007 के बाद यानी 14 साल के बाद किसी को डिप्टी स्पीकर चुना गया। अमूमन परंपरा रही है कि विपक्ष को ये पद जाता है, तो वैसे टेक्निकली गया तो ये पद विपक्ष को ही है, क्योंकि आज भी तकनीकी रूप से नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। उनकी सदस्यता खारिज नहीं हुई, वो सपा के दल में ही गिने जाएंगे। लेकिन वो, उनके पिता और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना दूसरा प्रत्याशी सीतापुर से नरेंद्र वर्मा को दिया। पिछड़ा समाज के नरेंद्र वर्मा बड़े नेता हैं। और इस बार डिप्टी स्पीकर के चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन बीजेपी किसी बड़ी क्रॉस वोटिंग से बच निकली। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, अपना दल, इन सब में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। एसबीएसपी, इन सब में खूब क्रॉस वोटिंग हुई। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 60 वोट मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास तकनीकी तौर पर इस वक्त 46 या 47 विधायक हैं, लेकिन वोट मिले उनको 60। जबकि नितिन अग्रवाल को 304, जी हाँ 304 वोट्स मिले। टोटल 368 वोट डाले गए थे, 4 इनवैलिड, 364 वोट पड़े। 304 नितिन अग्रवाल को और 60 वोट नरेंद्र वर्मा को मिले। यानी कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग कितनी हुई है? तकरीबन 14 से 15। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इसमें, लेकिन कांग्रेस के 2 एमएलए राकेश सिंह और अदिति सिंह, दोनों रायबरेली से, इन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अपना दल में भी टूट हुई है और बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत हुई और उनके कई एमएलए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया है। बीजेपी के भी 1 या 2 एमएलए ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। तो ये पद गया नितिन अग्रवाल को, वो डिप्टी स्पीकर चुने गए। 14 साल के बाद यूपी की असेंबली को कोई डिप्टी स्पीकर मिला। लेकिन अफसोस की बात यह रहेगी कि अब कोई सत्र बाकी नहीं है। सिर्फ 1 दिन का आज विशेष सत्र बुलाया गया था। इसका मकसद क्या था? मकसद 2। एक, ये दिखाना कि भारतीय जनता पार्टी एक है, उसके विधायक बिखरे नहीं हैं और उसके विधायकों में कोई टूट नहीं होने जा रही है। ये स्पष्ट और साफ संदेश आज चला गया। दूसरा, काफी लंबे समय से नरेश अग्रवाल बड़े नेता हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और पिछले दिनों आपको याद होगा तो अखिलेश यादव जब हरदोई गए थे, तो वहाँ वो कुछ छोड़ कर आए थे, कुछ बातें कह कर आए थे। उसके बाद से ये बेचैनी बीजेपी के भीतर बढ़ गई थी कि कहीं नरेश अग्रवाल पुराने घर लौट न जाएं। तो शायद उनको मनाने, उनको रोकने और उनको ये दिखाने कि नहीं, उनके लिए स्कोप है, उनके बेटे को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। ये 2 कारण हो सकते हैं। दूसरा, काफ़ी लंबे समय से ये भी कहा जा रहा है कि जो समाज पूरी ताकत के साथ बीजेपी के साथ है, उस समाज को क्या मिल रहा है। तो फिलहाल नितिन अग्रवाल के रूप में उन्हें एक डिप्टी स्पीकर मिल गया है।
कुछ बयान सुने बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। इतिहास, संसदीय इतिहास जब उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। चुनाव नजदीक आ रहा है, अब काहे को करुआन पैदा किया जाए, लेकिन यह घरघोर संसदीय परंपराओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी अलोकतांत्रिक है, राजनीति के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतनी अलोकतांत्रिक सरकार कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी। जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मात्र 1-1.5 महीने बचे हैं या हार्डली 2 महीने बचे हैं, तो जो चीज़ लगभग 4.25 साल और पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ, वो एकाएक फिर एजेंडा जारी कर दिया जाता है कि ये चुनाव हम लोग करा रहे हैं। तो आज की डिबेट में मेरे साथ दीपक सिंह एमएलसी हैं, कांग्रेस से और प्रवक्ता भी हैं अपनी पार्टी के, मनीष सिंघवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, सुनील सिंह साजन एमएलसी और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने और चर्चित राजनीतिक पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम पांडे जी, आपको बधाई कि आपकी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को समर्थन किया वो 304 वोटों से जीतने में कामयाब रहे, काफ़ी बड़े अंतर से। लेकिन आरोप भी तमाम लग रहे हैं, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया और राय जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो ब्रिजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नितिन अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि देश के सबसे बड़े विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुने गए। और देखिए, आरोपों का दौर तो 2014 से विपक्ष ने शुरू कर दिया। उनकी राजनीति, नकारात्मक राजनीति आरोपों पे ही टिकी हुई है केवल, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद जो भी आरोप लगाएंगे जनता उसे सही समझ लेगी। लेकिन विधानसभा से लेके जनता की सभा तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये जता दिया है कि आज भी सबसे लोकप्रिय पार्टी और लोगों के दिल पर राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आरोप किस बात का लगा रहे मुझे नहीं पता। अगर सपा के प्रत्याशी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करे हुए हैं, उन्हें अगर समर्थन देती है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद वो 304 वोटों से जीत कर आती है, तो कहीं ना कहीं शबनम जी, मेरे 2 प्रश्न हैं चेहरे पे थप्पड़ लगता है जो कहते हैं। 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि आपने नितिन अग्रवाल को ही क्यों चुना कि वो डिप्टी स्पीकर बने, जबकि टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं? पहला प्रश्न। देखिए, एक परंपरा थी कि मुख्य विपक्षी पार्टी के सदस्य ही बनते हैं डिप्टी स्पीकर। हमने उस परंपरा को कायम रखा है, हमने परंपरा को तोड़ा नहीं है। जी, दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्रॉस वोटिंग भी बड़े पैमाने पे हुई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, क्रॉस वोटिंग जिनकी हुई है उन्हें चिंता करने की जरूरत है, और साफ तौर पे उन पार्टियों को चिंता करने की जरूरत है जो कहते हैं कि 150 भाजपा के विधायक नाराज हैं, 50 मेरे कब्जे में हैं, 100 को टिकट नहीं मिल रहा और हम तो 300 सीट जीत कर आ रहे हैं। ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों को इसकी चिंता करनी होगी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा और अंतिम इस राउंड का सवाल है, इस राउंड का आपसे अंतिम सवाल है कि जब असेंबली का कार्यकाल खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, चुनाव को घोषित होने में मुझे लगता है 2-2.5 महीने का वक्त बाकी, 20 दिसंबर के बाद यूपी में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अब विधानसभा का कोई सत्र होने नहीं जा रहा है, विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। ऐसे में आपने अब डिप्टी स्पीकर चुना, ये काम तो आपको 4 साल 4.5 साल पहले करना था। देखिए ब्रजेश जी, ये मतलब नहीं रखता कि वो 5 महीने के लिए डिप्टी स्पीकर हैं या कितने दिन के लिए। मतलब ये रखता है कि जनता की सभा से विधानसभा तक
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जादू सच चढ़कर बोल रहा है, इसको समझना सबसे बड़ा महत्व रखता है आज के दिन में। मैं सुनील ये मुझे साजन को लगता है आमंत्रित इस पर करता विचार हूं इस करने की जरूरत परिचर्चा है। में। एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव था, आपकी पार्टी को 60 वोट मिले और आपके ही विधायक जो बीजेपी में के समर्थन से नितिन अग्रवाल, उनको 304 वोट मिले। क्या आप नितिन अग्रवाल को बधाई देना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, आज विधानसभा की जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो संस्कार हैं, उनका सबका हनन हुआ है, सब खत्म किए गए हैं। तो जब आज विधानसभा का काला दिन है तो काले दिन पर हम कैसे बधाई दे सकते हैं? ये बधाई देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। जब इस उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं दे पाई सरकार, तब भी देश के प्रधानमंत्री जी आए, योगी जी को बधाई देकर के चले गए। जब बेटियों सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जबरदस्ती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर बीजेपी को बधाई मिल जाती है। तो हम किस बात पर बधाई दें? हत्याएं हो रही हैं, उस पर बधाई दे दें। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, इतने दिनों से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आज परंपरा पड़ी है, इस परंपरा की जितनी निंदा की जाए, भाजपा क्या साबित करना चाहती है कि हमारे सारे विधायक साथ हैं? इसका मतलब साथ नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? विपक्ष की जो सीट होती है और आप में इतनी नैतिकता है तो आप विधानसभा में उपसभापति का चुनाव करा रहे हैं, विधान परिषद में उपसभापति का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आप अगर संविधान मान रहे हैं तो। क्योंकि ये क्या परिषद में सभापति का कोई चुनाव हुआ है? इन्होंने अभी तक जनता को धोखा दिया था, अब ये विधायकों को धोखा दे रहे हैं, विधानसभा में धोखा दे रहे हैं। परिषद में सभापति का देने वालों को, परिषद में सभापति का चुनाव हुआ, सबक अब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 2022 में सिखाएगी। ओके। कोई सदन नहीं चलना, आपने चुनाव करा लिया, क्या मिल जाएगा? सुनील जी, मेरा एक प्रश्न है क्या आपसे। मैसेज देना चाह रहे हैं? सुनील जी, मेरा एक सवाल है। कमजोर लोग हैं सुनील जी, एक सवाल है। भागने जा रहे हैं, ये डरे हुए लोग आप हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? ये पिछड़ों के खिलाफ हैं। ये तो बड़ी पिछड़ों की बात करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे सुनील जी। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था माननीय नरेंद्र वर्मा जी को जी। आप दलितों की बात करते हो एक तरफ, और एक तरफ फिर बयान दे देते हो कि सांप, न्योले, छछूदर सब एक हो गए हैं। क्योंकि जब पिछड़े दलित सब एक मंच पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, फिर भाजपा वही बोल रही सांप, छछूंदर, बिच्छू। तो आप इसका मतलब पिछड़े और दलितों को इससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे। सुनील जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। आप तक मेरी आवाज आ रही है? और ये ओके, उनका फोन लग रहा है डिस्कनेक्ट। अपमान है, विधानसभा की थैंक परंपराओं यू का अपमान है, नियम और कानूनों का अपमान है। ओके। इस अपमान की हम घोर निंदा करते डॉक्टर हैं। एमएच खान, मैं डॉक्टर एमएच खान को कनेक्ट करता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। खान साहब, आपकी पार्टी ने तो तय किया था कि आप मतदान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि आपकी पार्टी के तमाम एमएलए टूटकर समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा को वोट देने पहुंचे थे। क्या ये बात सही है और आपको इसकी जानकारी है? और अगर है तो ऐसा क्यों हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो आपने उन विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जिन एमएलए को हमने पार्टी से निकाल दिया है वो उनको छूट है, जहाँ मर्जी आए वहाँ जाए। और अभी देखिए शबनम जी कोशिश कर रही थी बताने की कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में तालमेल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के आदमी को, जो अपोजिशन का आदमी होता है, उसको हमने बनाया है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि देखिए कि चुनाव जो हुआ है, ये कहाँ बैठेंगे? विधानसभा में बैठेंगे। और कहाँ बैठेंगे? नितिन अग्रवाल है, मंडप के नीचे कहाँ बैठेंगे। बैठेंगे? जगह कहाँ मिली? मंडप के नीचे बैठेंगे, उनको कमरा भी नहीं मिल पाएगा। अरे इनको खुद अपने आप को नहीं जाना चाहिए था। ये बेशर्मी की हद है। इसको लालच, जिसको कहते हैं लालच वाला, आपको मिलता तो क्या आप मना कर देते? खान साहब, आप बिल्कुल मना नहीं करते। नहीं, हम
नहीं नहीं, हम बिल्कुल मना कर देते, बिल्कुल नहीं मना कर, बिल्कुल 100% मना कर देते कि आप 2 मिनट के लिए हमको, कितने दिन के लिए बनाया आपने उपाध्यक्ष? तो 2-2.5 महीने रह आपने लेंगे। क्या किया है ये आपने क्या ये इनको अग्रवाल साहब को खुद अपने मुंह पर काली पोत लेना चाहिए कि हमने क्या काम किया है, जनता में क्या मुंह दिखाएंगे। गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, बस इतने, इसके अलावा कुछ नहीं इनको मिला है। आपको जवाब देना पड़ेगा, ये नितिन अग्रवाल को हरदोई में भी जवाब देना पड़ेगा कि डीजल का दाम कैसे बढ़ा, पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ा, और महंगाई इतनी बढ़ गई तो तुम कैसे ये ताज पहन के आ गए हो। तुमको विधानसभा में बैठने को अब कुर्सी मिलेगी। और देखिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूं, विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत बेईमानी से काम किया है। 5 साल जो काम किया है विधानसभा, इस विधानसभा से अध्यक्ष बड़ा कोई बेईमान नहीं है। जिसको जिसको कहा गया निकालो, उसको नहीं निकाला इन्होंने, उनको पोस्ट कर रखा। ये बेईमानों की राज है, गुंडों का राज है। पर मुझे आप बताओ ना, सकते हैं आपका अपनी पार्टी पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। आपकी पार्टी के लोग तो दूसरों क्रॉस वोट करके दूसरों को वोट दे रहे हैं और आप यहाँ नैतिकता पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरी पार्टी कोई नहीं गया ना, मेरी पार्टी के किसी ने वोट नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। सांच को क्या आज खान साहब, आप जानते हो मैं तथ्यों के साथ, प्रमाण और सबूत के साथ बात करता हूँ। सुषमा पटेल, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, असलम रायनी, मुजतबा सिद्दीकी, ये सारे निकाले हुए लोग हैं। है तो आपकी पार्टी में ना। और ये क्यों समाजवादी पार्टी में दीवार फांद के कूदे? जहां मर्जी वहां जाए, ये दीवार फांद के क्यों गए सपा में? ये भाग जा रहे हैं, अनुशासनहीन लोग हैं। पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो पार्टी रखेगी थोड़ी इनको। ओके, ऐसा करता हूं, मैं आपके मित्र अनुशासनहीनता- दीपक सिंह को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। कांग्रेस के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। दीपक जी शुक्रिया। अभी डिबेट के पहले भी मैं आपका स्टेटमेंट सुन रहा था, आप काफी भड़के हुए और नाराज लग रहे थे। पहले तो मुझे बताइए कि नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया, आपको तो बधाई देनी चाहिए भाई, संसदीय परंपरा का ये हिस्सा है। हालांकि कार्यकाल कम है उनके पास, ये बात ठीक है, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी हुई। दूसरा आपसे प्रश्न ये है कि आपके एमएलए, 2 एमएलए राकेश सिंह और अदिति, ये वोट डालने गए थे और इन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जिस तरह से सरकारी टायरों के नीचे कुचलकर किसानों की हत्या कराई गई, उसके बाद सरकार उससे निकलना चाहती थी। तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर, लोकतंत्र की हत्या करके, जो लोकतंत्र का मंदिर जनहित पर चर्चा करा के कानून बनाने के लिए होता है, उसे उपाध्यक्ष के चुनाव के नाम पर अपने पाप को छुपाने की कोशिश की गई। और शायद पाप की छुपाने की कोशिश उनसे की गई। मैंने आपके साथ ही डिबेट किया था जिस दिन नितिन अग्रवाल जी के राजनीतिक पिताजी, जिन्होंने विस्की, रम, जिन और ठर्रे का नाम लेकर क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा था, शायद उस स्लोगन उनको पसंद आ गया होगा, इसलिए भाजपाइयों के दिल में नितिन अग्रवाल जी बस गए होंगे। तो उनको उस स्लोगन के साथ जो पार्लियामेंट में नरेश अग्रवाल जी ने कहा था, उस विचारधारा के साथ स्वागत करता हूं। शायद उनको वो ठर्रे, रम और विस्की पसंद आई होगी, इसलिए भाजपा के लोगों ने उन्हें अपना लिया होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतांत्रिक होती तो लोकतांत्रिक ने, जो सुनील भाई ने कहा, मैंने मांग को शुरुआत 4 दिन से कह रहा हूं जब से डिक्लेयर हुआ, कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिक साहस होता, अगर हार के डर से घबराती नहीं, तो विधान परिषद के में भी डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का चुनाव कराती, जैसे विधानसभा में कराया था। अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिक साहस होता, विधान परिषद में सभापति का चुनाव हुआ, मैंने कहा ना, दोनों में चुनाव कराती ना, विधान परिषद के सभापति और डिप्टी स्पीकर दोनों चुनाव कराती वहां पे। और अगर सरकार लोकतांत्रिक होती तो चर्चा करा के, जिस तरह से टायरों के नीचे किसानों को रौंद कर मार डाला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ऐलान किया। मुझे आप अपने पार्टी की एक कमी बताओ। आपने कहे तो ली लंबी बात, आप मुझे बताओ कि अदिति सिंह और राकेश सिंह क्यों वोट डालने गए, जबकि आपने वॉकआउट किया था। ब्रजेश जी, जब ये लोग हमारी पार्टी से निष्कासित हैं, और आजादी की लड़ाई का समय याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में देश की आजादी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी सावरकर जैसे लोग भागकर वीर हो गए थे, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, माफी मांगकर उनके साथ खड़े हो गए थे, तो आंदोलन थोड़ा रुक गया था आजादी का। दीपक जी, आप तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, आप तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। देश आजाद हुआ था, तब भी कुछ लोग, सावरकर जी जैसे लोग जो क्रांतिकारी थे, जो देश के साथ खड़े थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 2011 के बाद वो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, माफी मांगकर अंग्रेज परस्त हो गए थे। एक सवाल मेरा रह गया था, कांग्रेस का मूवमेंट सुनील चलता रहा। साजन से मेरा एक सवाल रह गया था, उनसे वो कनेक्ट हो गए, मैं उनसे एक छोटा सवाल कर लूं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, हेमंत जी को जोड़ूंगा। सुनील जी, एक सवाल रह गया था, आपकी पार्टी के पास टेक्निकली वैसे तो 49 एमएलए हैं,
लेकिन ऑफिशियल आपकी पोजीशन 47 एमएलए की हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी को वोट मिला 60। ये 13-14 वोट आपने कहां से जुगाड़ किया? क्या आपने क्रॉस वोटिंग कराई? नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये क्रॉस वोटिंग का मामला नहीं, ये तो आस्था का है, भरोसे का है। और इनको मिले तो आस्था और अभी भरोसा शुरुआत है। और बीजेपी को मिले तो आप अनैतिक। सोचिए अगर नहीं, सवाल ये नहीं है। लोग विधायक, इनके अपने विधायक जी, जो योगी सरकार के खिलाफ इसी सदन में धरने पर बैठे थे, क्या वो अभी नाराज नहीं है? अभी बड़े पैमाने पर ये सोच नहीं सकते। जितना जनता नाराज है उतना ही इनके विधायक भी नाराज हैं। पर आपने क्रॉस वोटिंग तो करवाई ना, वरना 60 वोट आपको कहां से मिलते? जनता की कोई मजबूरी नहीं। आपको 60 वोट कहां से मिले जबकि आपकी स्ट्रेंथ 47 की है? सरकार अगर निष्पक्ष चुनाव करा देती ब्रजेश जी, यही जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं जो उपसभापति बने हैं, क्योंकि बीजेपी को एजेंट पसंद हैं, यही उनके एजेंट चुनाव हार जाते और नरेंद्र वर्मा जी चुनाव जीत जाते। ओके, मैं हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करता हूं इस बड़ी परिचर्चा में। हेमंत जी, आप बहुत लोग प्रतीक्षारत हैं कि इस विषय पर आप अपनी टिप्पणी दें कि जब 2 महीने का ही कार्यकाल बचा है तब नितिन अग्रवाल क्यों? कारण क्या है कि नितिन अग्रवाल अचानक से बीजेपी ने उन पर इतना ध्यान दिया? दूसरा, क्रॉस वोटिंग भी हुई, और तीसरा, बीजेपी अपने एमएलएस को इंटैक्ट करने में कामयाब रही। विजय 2 महीने का जिक्र आपने किया, मैं 2 महीने पुरानी बात फिर से कह रहा हूं, हालांकि एक बार कह चुका हूं। मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा था एक बार कि भारतीय जनता पार्टी ये नए अंदाज की पॉलिटिक्स करती है और पॉलिटिक्स में लोग मौके चूकते नहीं, मौके की तलाश में रहते हैं। 2 बातें उस वक्त कही थी जब पूरा देश कह रहा था, सारी मीडिया कह रही थी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। मैंने 2 जवाब दिए थे कि नोट कर लीजिए विजय जी, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके का कोई मौका गंवाएगी नहीं। नैतिकता, अनैतिकता, शुचिता, ये सब अपरिभाषित तथ्य हो गए हैं जिनके कोई मायने आज की राजनीति में नहीं है। अब सिंपल बात सोचिए कि अगर नरेंद्र वर्मा को ही बना दिया होता तो क्या दिक्कत? कोई सत्र नहीं होना है। ये तो उस तख्त के बादशाह बने हैं जिसका कभी दरबार ही नहीं लगना साहब, ये उनको भी पता है, इनको भी पता है। लेकिन इनको ये भी बात पता है कि हम इस कवायद के जरिए क्या संदेश और क्या संकेत दे सकते हैं। कुल मिलाकर के यह उपक्रम इतना ही था। क्या संदेश और क्या संकेत? मैं एक हेडिंग छोटी सी बताता हूं। आपके यहाँ जो ब्लॉग जाता है उसमें मैंने लिखा है कि भाजपा ने सपा को सपा से हराया। फिलहाल उनका मैसेज पहला ये था। दूसरा, जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या तोड़ फोड़ होगा, ये उसका एक पूर्वाकलन था। हमारे नहीं टूटेंगे, किसके किसके टूटते हैं ये देख लीजिए, और सबके टूटे। ऐसा नहीं है, इसकी कोई पुख्ता जांच नहीं हो सकती, प्रमाण नहीं मिल सकते, लेकिन सबके टूटे। भाजपा का भी टूटा, चाहे एक ही टूटा हो। 6 विशुद्ध से टूटे हैं बसपा के, हालांकि पहले से टूट के बाहर टहल रहे हैं, उनको जाना था जी। अभी देखिए, ओम प्रकाश राजभर वोट देने को दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लोगों ने वोट दिया है। मतलब समझिएगा, दूरंदेशी। इनका वोट कहां गया है? अब आपसे ज्यादा ज्ञाता कौन होगा? मुझे कैसे पता? मैं किसी का बैलेट थोड़ी देखता हूं। आप भी हेमंत जी, वही इल्जाम सुनील जी लगा रहे थे वही आप लगा रहे हो। तो देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं कि डिफेंडिंग चैंपियन है और जो 324 की सरकार बनाता है और 300। अच्छा, ये सब छोड़िए, मुझे बताइए कि अचानक नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल पर इतनी मेहरबानी क्यों? ऐसा है कि नितिन अग्रवाल को प्रत्यक्ष रूप से कुछ बना नहीं सकते थे, क्योंकि तकनीकी रूप से वो समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर जीत कर आए थे। समाजवादी पार्टी ने प्रत्यावेदन भी किया था विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ, लेकिन जो भी कारण रहे उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनकी सदस्यता खारिज नहीं हुई।
तो सपा के सदस्य को और क्या बना सकते थे? सपा के सदस्य को उन्होंने अपोजिशन को जो पद दिया जाता है वही बनाया। मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री के भाषण के एक एक शब्द को गौर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को यही इसी बात पर तो वहां घेराव पे हमला किया कि हमने तो, ये लोग तो ढूंढ नहीं पाए साढ़े चार साल, हमने ढूंढ जो एक आया युवा और अनुभवी, उसको हमने सपोर्ट किया। ये तो बात कल ही, ये सत्र किस लिए बुलाया गया था? ये सत्र खाली संदेश देने के लिए बुलाया गया था। इस सत्र की क्या अवस्था थी? ओके। जिस सत्र में कोई संसदीय कार्य न हुआ हो सिवाय एक चुनाव के, उसका अर्थ क्या हो सकता है? तो ये वक्त ऐसा है, चुनाव आसन्न है, हर पार्टी अपने स्तर से संदेश दे रही है। अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही संदेश दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो क्या नरेश अग्रवाल के वो राजनीतिक ईगो सेटिस्फाइड होगा नितिन के डिप्टी स्पीकर बनाए जाने से? मुझे नहीं लगता है। देखिए अभी वैसे नरेश अग्रवाल इतनी आसानी से किसी के काबू में आने वाले नेता नहीं है, मुझे मतलब तो मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अभी सुनील साजन जी ने कुछ बात कही, मैं एक बात बताऊं, मुलायम सिंह जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बने, टूरिज्म मिनिस्टर थे, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बनने के पहले वो तो राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के साथ भी मंत्री रह चुके थे। तो नरेश अग्रवाल की राजनीति का अपना अंदाज है, अपने इलाके के अजय योद्धा माने जाते हैं। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए। आपकी बात को मैं थोड़ा तथ्यात्मक पुष्टि इस बात के लिए देता हूँ जी, माफ कीजिएगा, नरेश अग्रवाल वैश्य बिरादरी के उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। नाराजगी तुमकी थी तो कुछ न कुछ करना था, फिलहाल यही समझ। चूंकि वो आपके दोस्त हैं इसलिए आप शायद कुछ कड़ी भाषा नहीं बोल पा रहे। दोस्त तो आपके बहुत खास हैं, मुझे मालूम है, हम सब के दोस्त हैं, सुनील साजन के भी दोस्त हैं, खान साहब के भी दोस्त हैं। नहीं, मैं तो एक टीवी एंकर हूँ, मेरे क्या दोस्ती हो सकती है? दोस्ती तो आप बड़े पत्रकारों की होगी। मैं मनीष सिंधवी की तरफ रुख करता हूँ इस कार्यक्रम में। मनीष जी, आज आपने देखा होगा कि एक तो कार्यकाल कम बचा है, अब 2 महीने का कार्यकाल 2.5 महीने का बचा है जब चुनाव नज़दीक है। दूसरा, क्रॉस वोटिंग भी हुई है। तीसरा, संदेश क्या गया इस चुनाव से, और बीजेपी ने क्या अचीव किया और सपा ने क्या अचीव किया? सियासत की अपनी अलग एक ज़बान है, लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। परसेप्शन का सारा खेल है, परसेप्शन बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है जी, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब है नहीं। इस परसेप्शन की बात आपने शुरुआती दौर में ही कर दी कि भाजपा ने ये मैसेज दिया कि जो तमाम हल्ला मच रहा है कि इसके विधायक टूट रहे हैं, चेहरे बदल दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, सारे लोग हमारे साथ हैं। अभी ये भी देखिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अलग का मैटर है। फिलहाल एक परसेप्शन बना दिया गया कि नहीं, पार्टी इंटैक्ट है। पर आज की डेट में तो ये मैसेज गया कि ये इंटैक्ट है। मैंने कहा एक परसेप्शन, एक मैसेज दिया गया कि आज की डेट में पार्टी इंटैक्ट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला रहा कि विपक्ष को दे भी दिया और नहीं भी दिया। भाई जो परंपरा रही, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हाँ, कि परंपरा रही कि विपक्ष को दिया जाएगा, तो दिया भी और नहीं भी दिया, दोनों तो सब खेल चल रहा है ब्रजेश जी। यहाँ पर जनता की किसी को नहीं पड़ी है, खेल सारे चल रहे हैं और खेल चलते रहते हैं। और राजनीति पता नहीं क्यों मुझे लगता है यही एक बड़ा खेल हो गया है, और ये सारे लोग प्लेयर्स हो गए हैं, खेल रहे हैं, और जनता एक निरीह दर्शक की तरह किनारे खड़े होकर ताली बजा रही है। मिलना उसको कुछ नहीं है इस खेल से। ये सारी पूरी दशा यहीं आकर रुक गई है। और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी समीक्षा करें, दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को अपने तरीके से बताएं कि आप तो मौजूद थे वहां पर, क्या देखा, क्या महसूस किया, कौन किधर था, इसका संदेश क्या गया, इसका दूरगामी परिणाम क्या है, और किसको क्या मिला और किससे क्या छीना? देखिए, जिसको भाजपा लड़ाएगी वो जीतना था, उनका सदन में बहुमत है, उनके पास 325 से विधायक हैं। अब नितिन अग्रवाल को लड़ाए, 304 सीट वो पाए, मतदान उनको हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी 60 वोट मिला। लोग कह रहे थे भाई कि सपा में 60 वोट मिला और बीजेपी अपनी पार्टी मजबूत बनाए रखने में कामयाब रही, बीजेपी में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। ठीक बात है, बीजेपी में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, टूट गई। समाजवादी पार्टी भी और मजबूत हुई। टूटा कौन? बसपा, कांग्रेस या और जो लोग रहे हों।
अब ये कहते हैं हम इनको निकाल दिए थे, जहां मनाओ वहां जाए वोट दिए, हमारे काबू में नहीं है। ठीक है, जीता लेकिन भाजपा का। भाजपा कहती है हमने विपक्ष को जिताया। कैसे? जैसे अपने यहाँ गाँव कहते हैं कि सासू से बैर पतोहू से नाता, समाजवादी पार्टी से नफरत और उनके विधायक को गले लगाओ। ये वही है, मतलब गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज करो कि भाई हमको शुगर है। भाई अगर सपा अगर इतना लोकतंत्र के लिए खराब कर रही थी तो उनके विधायक के बजाय अपने किसी विधायक को बना लेते। खैर, नितिन अग्रवाल के दल बदल की याचिका पहले ही खारिज कर दी विधानसभा अध्यक्ष ने। याचिकाएं और भी दाखिल हुई विधान परिषद में। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की याचिका मान ली गई, उनकी सदस्यता चली गई। एमएलसी थे वो बसपा के, वो कांग्रेस में चले गए थे। दिनेश सिंह कांग्रेस के एमएलसी थे, उनकी आज तक सदस्यता नहीं गई। सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति होती है जी। आज ये चयन जो हुआ, इतना जरूर है कि नितिन अग्रवाल आसन पर बैठ गए एक बार, और शायद ये पहला और आखिरी होगा, उसके बाद तो चुनाव होगा। वो आज बैठे विधानसभा में आसन पे। नितिन अग्रवाल 3 बार के विधायक हैं, वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं। उनको राजनीति विरासत में मिली है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नरेश अग्रवाल खुद राज्यसभा के मेंबर रहे, समाजवादी पार्टी में थे, उनको पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। ये बात लोग जानते हैं। नरेश अग्रवाल का कद बहुत बड़ा रहा। कहा जाता है कि नरेश जिधर सत्ता उधर, वो सरकार उसकी बनती जिस ओर नरेश जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिस पार्टी में नरेश रहते हैं वो हार जाती है पूरी पार्टी। हरदोई में पहले 9 सीट थी विधानसभा की, अब 8 सीट है। लेकिन नरेश जिस दल में जाते हैं वहां वो जीत जाता है, और पिछले वाले दल को वो नष्ट कर देते हैं। ये सब लोग कहते हैं उनके बारे में। लेकिन आज वो विधानसभा का अध्यक्ष का जो उपाध्यक्ष का पद है, ये कैबिनेट मंत्री का बराबर का पद है। प्रोटोकॉल तो है 6 महीना तक, जब तक नई विधानसभा नहीं आती, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बने रहेंगे। तो इनका काम धाम तो चलेगा। फोन फाटा होगा, एसपीडीएम सुनेंगे, प्रोटोकॉल तो है। बस समाज को सम्मान देकर बीजेपी ने एक कोशिश की कि जब से वो बरेली वाले अग्रवाल साहब गए थे, तब से उस तरह का उनका टेम्पो बन नहीं पा रहा था किसी का, चाहे वो नंदी हो या और जो मंत्री हो वह समाज के। अब नरेश अग्रवाल एक चर्चित नाम है। नितिन अग्रवाल को लाके बीजेपी ने इसकी भरपाई करने की कोशिश की है। अच्छा, जो जब ताकत में रहा हमेशा उसने किया है। आज राम गोविंद चौधरी काली पट्टी बांधे थे, बैठे थे, उन्होंने विरोध किया। संसद में, विधानसभा में जो परंपरागत ढंग से विरोध हो सकता है उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब जिसकी जिसकी पारी आई है, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हो, सब ने मनमानियाँ की हैं और लूटा है और अपनी सत्ता कायम की है। अभी वो आ रहा है परिषद एमएलसी का चुनाव भी आने वाला है, उसके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं, जिससे सुनील सिंह साजन उसी वाली क्षेत्र से एमएलसी हैं। तो इनको पता होगा कैसे चुनाव बनता है। बहरहाल बीजेपी को भाई मुबारकबाद है, उसने एक वैश्य समाज के आदमी को प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन जो लोगों ने बगावत करके वोट दिया, बगावत करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तलुआ चाटने के लिए तो एक जीभ ही काफ़ी है, चाहे जितना चाट लो। लेकिन बगावत तो साहसी लोग करते हैं। जिन लोगों ने आज दल बदल करके वोट दिया है, उनकी हिम्मत को सलाम, उनको और हिम्मत मिलनी चाहिए जी। लेकिन दलगत राजनीति, अवसरवाद, दल बदल, ये सब चीजें सब ब्रजेश जी अब वक्त के साथ खत्म होती जा रही हैं। सबको सत्ता में रहना है, और चाहे जिस तरह का उसका चरित्र हो, किस पार्टी से आया है। भाई लोग कहते थे, आपको याद होगा कि हमारी 4 पीढ़ी कांग्रेस में रही है, मैं बहुत बड़ा कांग्रेसी हूँ। सत्ता गई तो छोड़ के गैर कांग्रेसी हो गए। अब कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, उसने अपने बाप दादा की भी 4 पीढ़ी जोड़ा देते हैं।
है। तो ये सब तो चरित्र राजनीति का इस तरह का बन गया है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। जब एक दौर था जब ईमानदार लोग थे और ईमानदारी की राजनीति करते थे, अब बेईमानी का दौर है, बेईमानी के किस्से लिखे जाते हैं और सुनाए जाते हैं, तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं है जी। कुल मिलाकर यह है कि एक साहित्य में बहुत मज़ेदार किस्सा है कि सियासत जानती है कि किसको क्या चाहिए, उसके मुंह में वो डाल देती है, उसका मुंह भर देती है कि चुप रहो, भूखो मत, चिल्लाओ मत ज़्यादा। मुनव्वर राना साहब ने लिखा है कि सियासत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है और सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। हेमंत जी नोट कर रहे हैं जी। और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल लेती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। शबनम पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, जबकि आपको पता है कि कार्यकाल बस महज कुछ महीने का रहा है, तो इसका संदेश आपने क्या दिया? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि आपके सारे एमएलए इंटैक्ट हैं और पार्टी के साथ हैं? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहली चीज कि जो संसदीय हमारी जो विधानसभा की परंपरा चल रही थी, उसको, उस परंपरा को हमने कायम रखा और ये दिखाना चाहते हैं कि सपा ने आज एक परंपरा को तोड़ा है, अपनी ही पार्टी के एक विधायक के अगेंस्ट दूसरे विधायक को खड़ा करके, और उससे कैसे मुंह की खानी पड़ी ये भी देखा, और साथ साथ एक मैसेज ये भी चला गया कि किस तरीके से सपा या अन्य विपक्षी दल बार बार पानी पीकर कोसा करते थे भारतीय जनता पार्टी को, जनता के जनादेश को नकारते हैं और कहते हैं कि हर बार बेईमानी हुई है। लोकसभा विधानसभा में ईवीएम खराब, पंचायत चुनाव में प्रशासन खराब, विधानसभा चुनाव में विधायक खराब, ये इनकी राजनीति का बेस समझिए। आपने सुना होगा डॉक्टर एमएच खान को, बीएसपी के प्रवक्ता, इन्होंने तमाम गंभीर आरोप आपकी पार्टी पे लगाए हैं, बीएसपी के प्रवक्ता ने, आपने सुना इनको? देखिए, बीएसपी के प्रवक्ता खान साहब जो कह रहे थे, उनकी बातें सुनकर मुझे बार बार उसी वक्त बोलने का मन कर रहा था कि अंगूर खट्टे हैं, उनको मकान कहाँ मिलेगा, उनको गाड़ी कहाँ मिलेगा, जब उनके हाथ कुछ आया नहीं तो अंगूर खट्टे हैं की बात। ये गाड़ी कहाँ मांग रहे थे और मकान कहाँ मांग रहे थे, आज आप स्पष्ट करें मैडम। कमाल हो गया। नहीं, ये बात हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज, खान साहब प्लीज, अरे नितिन खान जी साहब को, प्लीज, मान्य नितिन जी को गाड़ी नहीं मिलेगी तो मकान नहीं मिलेगा, उस पर मैं कह रही हूँ कि अंगूर खट्टे हैं की बात इन पर लागू होता है, तो इनकी बातों को मैं समझ सकती हूँ। आज इन्हीं के पार्टी के विधायक सपा को वोट दे रहे हैं, सपा के जो अध्यक्ष हैं वो मन मनाए बैठे थे, सपने देख रहे थे कि जितने भी भाजपा के रूठे हुए विधायक वो समझते हैं वो उनके पाले में आने वाले हैं। बड़े शान से उन्होंने अपने एक विधायक को डिप्टी स्पीकर के लिए खड़ा किया, लेकिन आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी कि भाजपा में कोई फूट नहीं है। ओके मैडम, मैं चाहता हूं कि एमएच खान पहले जवाब दे दें, फिर मैं सुनील साजन को लाता हूं डिबेट में। खान साहब, चूंकि आपका मसला ज्यादा डिस्कस हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप पहले जवाब दे लें। नहीं मिश्रा जी, देखिए ये अभी भी मानने को तैयार नहीं, ये बार बार यही कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी हमारा तालमेल बढ़िया चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी के साथ आपका तालमेल चल रहा है तो बढ़िया है भाई, आपको मुबारक हो। लेकिन क्या उपाध्यक्ष बनने के बाद डीजल का दाम कम हो जाएगा, पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा? को छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप मत लगाइए। आप शबनम जी प्लीज, शबनम जी आपके बीच में मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया था, शबनम जी आपके बीच में मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया था, अब खान साहब को पूरी बात रखने दें। खान साहब प्लीज गो अहेड, बोलिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, देखिए विजय जी, ये सिर्फ जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये काम इन्होंने किया है, किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। नरेश अग्रवाल हमारे साथी रहे, हमारे साथ रिक्शे में बैठ के चलते रहे, वो जैसे रामविलास, मुझे नहीं लगता कि नरेश अग्रवाल कभी रिक्शे से चले होंगे, आई डोंट बिलीव इट।
नहीं I नहीं, don't मैं believe कसम it. खा के कह सकता हूं, मेरे साथ रिक्शे पे बैठे थे। रिक्शे पे? मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मेरे साथ रिक्शे पे बैठ के चले हैं। वैसे कोई मेरे विश्वास साथ नहीं रिक्शे करेगा। पे बैठ चले हैं जब कांग्रेस में थे वो। ओके, हाँ, मेरे साथ चले हैं वो। ठीक है, मान मैं लिया, मान उनको लिया, मान याद लिया। ला सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मौसमी वैज्ञानिक हैं ये, कि जिधर हमको सत्ता मिलेगी उधर जाएंगे, तो जिधर इनको मिल गया सत्ता उधर चले गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो उनके आइडियोलॉजी खिलाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुर्सी मिलने से मतलब है, कुर्सी मिल गई। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूं कि क्या डीजल का दाम कम हो रहा है, क्या पेट्रोल का दाम कम हो रहा है, क्या महंगाई कम हो रही है? इससे ये महंगाई कम नहीं हो, किसानों की समस्या नहीं हल हो रही है, ये सिर्फ जनता का दिमाग डाइवर्जन करने के लिए सुनील सिंह साजन, थैंक यू खान साहब। 2 सुनील महीना साजन, बचा है, 3 ऑल महीना राइट। बचा है, क्या कर लेंगे? सुनील जी, ये आरोप बीएसपी क्यों लगा रही है कि आपकी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कोई सांठगांठ है? मुझे तो पता नहीं है क्यों लगा रहे हैं, इन्हें खुद बताना चाहिए। 2 बार लगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया पांडे ने खुद कहा है। प्लीज खान साहब, प्लीज हमारा खान साहब बीच में नहीं बोलिए, प्लीज हमने आपकी बारी में नहीं बोलने दिया। खान साहब शांत। सुनील जी बोलिए आप। खान साहब, समाजवादी पार्टी का अच्छा तालमेल किसानों से है। पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, व्यापारी, जो बेरोजगार हैं, उनसे हमारा तालमेल बहुत अच्छा है, और यही तालमेल भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। अरे हमारा किसी से कोई तालमेल नहीं। हमारा उनसे कैसे तालमेल हो सकता जो किसानों को कुचल दे? हमारा उनसे कैसे तालमेल हो सकता जो बेटियों की आबरू लूट ले? हमारा उनसे कैसे तालमेल हो सकता है जो महंगाई बढ़ा दे? हमारा उनसे कैसे तालमेल हो सकता है जो लाशों से कफन नोच ले, जो झूठ बोले, नफरत फैलाएं? ऐसे लोगों को हम हटाना चाहते हैं, तालमेल नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। हम नहीं जानते आप कहां खड़े होंगे, दूसरे दल कहां खड़े होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव होने जा रहा है। लेकिन एक आरोप है आपका जिसका आप अभी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। ये आरोप ये है कि क्रॉस वोटिंग क्यों करवाई आपने? जी जी ब्रजेश जी, हमने क्रॉस वोटिंग नहीं कराई। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग से जो बड़े नेता हैं नरेंद्र वर्मा जी, उनको प्रत्याशी बनाया, तो लोगों को लगा होगा कि नरेंद्र वर्मा जी को होना चाहिए। जो एजेंट के रूप में बैठ गए उनको नहीं होना चाहिए। तो आप किसी विधायक को रोक नहीं सकते ना। भाजपा ने अपने पूरे विधायकों को रोका, वरना यही चुनाव भाजपा हार जाती। भाजपा के विधायक भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के साथ नहीं है। जो पर आज तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, 304 वोट उनको मिले हैं। 304 वोट से शर्माइए आप लोग। 304 वोट मिले हैं सुनील जी। देखिए ब्रजेश जी, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है जनता के बीच में, और जनता तय करेगी किसके पास शक्ति है। शक्ति तो जनता के पास है ना लोकतंत्र में। वो भाजपा को हटाने जा रही है और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ओके, दीपक सिंह, आप मुझे बताइए कि ये वाकई में शक्ति प्रदर्शन विधायकों का था, पार्टी का था? ये वाकई में ये जनता की शक्ति का प्रदर्शन था जो आज यूपी के असेंबली के भीतर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी। मैंने पहले स्लॉट में कहा कि जो टायरों के नीचे रौंद कर किसानों की हत्या की गई उसे ध्यान भटकाने के लिए था। ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता, अभी खाद के दाम बढ़े हैं, बीज के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपए में हो गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोकतंत्र ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी की जीत आपको पच न रही हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत पचे या ना पच रही, इसलिए आप गुस्से में हो सकते हो। ब्रजेश जी, पचे या ना पचे 2022 तक तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरह से चरवाहा अपने जानवरों को रोकने के लिए लाठी लेकर बैठता है, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इतने ज्यादा अविश्वासी थे कि उनके विधायक उनकी मौजूदगी में कहीं कुछ गड़बड़ न कर जाएं, उन्हें बैठना पड़ा था वहां पे। ये जनता का जब मतदान होगा तब चीर हरण नहीं कर पाएंगे, तब महिलाओं के साड़ी नहीं खींच पाएंगे, तब इनके दरोगा और इनके पुलिस वाले जाके वोट नहीं डाल पाएंगे।
2022 के चुनाव में शक्ति है मैदान में, जिस शक्ति ने उम्भा से लेकर लखीमपुर खीरी तक के नरसंहार ये तक तो आप सड़क अपना तक एजेंडा संघर्ष फिट किया कर था। रहे हो अब। कल भी हम बताएंगे इस ध्यान भटकाने की जो साजिश थी, कल उसका जवाब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी की तरफ से आएगा। क्या तो जब क्या ध्यान करने भट- वाली है कल प्रियंका जी? देखिए ब्रजेश जी, ना उत्तर बताइए प्रदेश बताइए। के ये तो कुछ लोगों गंभीर का- बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के 35 लोगों साल What का पहले is- चुनाव कराया था, उत्तर वो प्रदेश भूल के गए। लोगों का ध्यान नहीं भटकने देंगे। उत्तर प्रदेश के साथ जो अन्याय हुआ है, महंगाई से त्रस्त हैं, जो एक एक चुन चुन कर लोगों की भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हत्या की, उनके पुलिस के लोगों ने सुपारी लेकर कभी होटल में मारा, कभी लखनऊ मारा। ओके। तो ये सब चीजों हेमंत तिवारी जी, चुनकर उत्तर Thank प्रदेश you। की 24 करोड़ हेमंत जनता तिवारी बदला जी, लेगी अपना। पहला प्रश्न तो ये है कि इसका संदेश क्या बढ़ा गया होगा जो आज विधानसभा के भीतर घटनाक्रम हुआ, पहला। और दूसरा, ये प्रियंका गांधी का फैक्टर ये बीच में अभी फंसा हुआ है मामला, इनका इम्पैक्ट का असेसमेंट आप किस प्रकार से करते हो? देखिए ब्रजेश जी, जब चुनाव आसन्न होते हैं तो एक बड़ा अलग किस्म का पॉलिटिकल कंपटीशन इधर कुछ सालों में देखा गया है, और वो कंपटीशन है परसेप्शन बिल्डिंग कंपटीशन, जिसके लिए आज ये वनडे मैच लिमिटेड ओवर्स का ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो सियासत करने वाले लोग होते हैं कि इनके दिमाग में एक बात की गलतफहमी होती है कि जो ये समझते हैं जनता वही समझती है। दरअसल ऐसा होता नहीं जी। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में बहुत बड़ी पार्टी है। 324 विधायकों की सरकार बनाया उसने और 304 वोट उसने हासिल की। अखिलेश यादव भी बड़े, लेकिन हाल के दिनों में आप देखिए अखिलेश यादव का निकलना और एक परफेक्ट परसेप्शन बनाना विद इन अपोजिशन कि अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी से यानी योगी आदित्यनाथ से सीधे मुकाबिल है, एक ग्राफ बढ़ रहा था। तो कोई ना कोई इवेंट जरूर करनी थी। मैंने आपसे फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेटेड रिस्क लेती है और कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं है पॉलिटिक्स। कैलकुलेटेड रिस्क ये था, जो भी बात हो रही है कि विधायकों को दबाया, डंडा दिखाया, बैठाया। भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना था कि उसके विधायक इंटैक्ट हैं। अगर उनको जरा से आशंका होती 304 की जगह उसको 289, 270 मिलेंगे तो कदापि इस तरह का आयोजन नहीं करते, क्योंकि इसकी कोई तात्कालिकता और संवैधानिक आवश्यकता नहीं थी। तो ये परसेप्शन क्रिएट करने का एक जो खेल है, जिसमें फिलहाल अखिलेश यादव अभी विद इन अपोजिशन ऊपर चल रहे हैं, उसको थोड़ा डिफ्यूज करने का एक उपाय सूझा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और प्रियंका की सक्रियता को आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी ये दीपक सिंह कह रहे थे कि कल कुछ करने जा रही हैं, कोई बता रहे कोई राजनीतिक धमाका। मुझे तो कल कई लोगों की लोकेशन चेक करानी पड़ेगी। ब्रजेश जी, मैं प्रियंका गांधी की हिम्मत की दाद देता हूं। जिस लेडी को यह पता हो कि उसकी पार्टी की दशा इतनी खराब है, ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है, वोट किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1200 मिलते हैं, अगर वो इतनी हिम्मत करके संघर्ष कर रही है तो अच्छी बात है। और मैंने आपसे लगातार कहा था 2 साल पहले जब उम्भा कांड हुआ था, ब्रजेश जी आप याद करिए, मैंने कहा था कि जिस चीज को अभी अखिलेश यादव ने थोड़े दिन पहले तस्दीक किया, बयान दिया लखीमपुर खीरी कांड के बाद, कि योगी सरकार ने लगातार अपोजिशन के तौर पर प्रियंका गांधी को खुली फील्ड दी कि जाइए बैटिंग करिए। कहाँ खुली फील्ड छूट दी? 57 घंटे जेल में डाल के रखा। कैसे कैसे पहुंची वहां हेमंत भैया? प्रियंका गांधी एक सेकंड दीपक जी, जितना उठेगी अपोजिशन में उनका अपना गलत परसेप्शन है। भारतीय जनता पार्टी उतनी डाउन होगी। तो क्यों ना मेन अपोजिशन के तौर पर इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी। खाली उम्भा क्यों, आप देखिए उम्भा कांड देखिए, उसके बाद जो प्रवासी जो मजदूरों वाला विषय हुआ उसमें बस कांड देखिए, हाथरस कांड देखिए। और ऐसा नहीं है, प्रियंका गांधी की मैं फिर तारीफ करूंगा कि प्रियंका गांधी ने इस चीज को प्रूव भी किया है। तारीफ भी करते हैं और कुछ चिपका भी देते हैं, दोनों चीजें। एक माफ कीजिए, गंदा शब्द खान साहब बड़ा हंस रहे हैं, लेकिन खान साहब पूरे मजे ले रहे हैं। एक डूबती हुई पार्टी में जान तो फूका है प्रियंका। तिवारी जी, हो सकता तिवारी जी चौराहे पर खड़े हैं। नहीं, तिवारी जी अपने घर पे चौराहे पे मैं नहीं खड़ा होता हूँ। हेलो, जाए कुछ पता मैं चौराहे पे खड़े होकर के लोगों के कार गिनता हूँ, उनके बाल गिनता हूँ,
और जो गिनता हूं वही बोलता हूं। ओके मनीष सिंघवी जी, कह रहा हूं मैं। थैंक यू जिसके बारे में कहीं अरे होता जाने दें, आप लोग आपस में इस तरह न भूलिए। ओके मनीष सिंघवी जी, आप इसका आकलन किस प्रकार से करते हैं? कौन आगे बढ़ रहा है? क्या मैसेज गया आज के कार्यक्रम से? और ये दीपक सिंह क्या बार बार धमका रहे हैं कि कल कुछ होगा, कल कुछ होगा? अब तो मुझे अपनी टीम को रात में सावधान करना पड़ेगा। देखिए, जो मुझे लगता है कि आज की इस पूरी कवायद का कोई इलेक्शन, मतलब जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उन पर कोई बहुत प्रभाव नहीं जाएगा। ये अपने आप को खुश करने का एक वो था कि हाँ ठीक है, हमारी टीम इंटैक्ट है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि नेता होशियार होता है। अगर ऊपर बैठा जो हेड है वो होशियार है तो नेता भी होशियार है। उसको छोड़नी होगी पार्टी तो वो कब छोड़ेगा उसको पता है। उसको पता है कि कब हमको रास्ता अपना बदल लेना सही है ना। और आज की इस सरकारों में जब जहां पर इनकम टैक्स और वो जेसीबी सब खड़ी हुई है तो नेता बहुत अब आप होशियार। तो और बाकी लोगों को डरवा रहे हो। नहीं, उस नेता को पता जो है मन भी बना रहा होगा उसको डर फैला रहे नहीं, उसको पता है कि हमको कब छोड़ देना है ताकि जेसीबी का खतरा खत्म हो जाए। ओके। रही बात कांग्रेस की, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं, लेकिन जीतेगा अंत में वो जिसका बूथ पे आदमी होगा। ये तय करना होगा कि संगठन किसके पास है। ओके सुनील साजन, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, ये डिबेट समाप्त करने से पहले। ये डिबेट के टॉपिक से हटकर है, क्या समाजवादी पार्टी प्रियंका गांधी से कोई पॉलिटिकल थ्रेट फील कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी को कुछ न कोई चिंता है न कोई डर है, क्योंकि हमने फिर कहा, मैं फिर आपकी डिबेट में कह सकता हूं, क्योंकि आपकी डिबेट को बहुत गंभीर लोग देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश का सच देखना चाहते हैं वो आपकी डिबेट का इंतजार करते हैं और लोग देखते हैं। सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो भाजपा का सफाया कर सकती है। हमें किसी से डर नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं सरकार बनाने के बाद रोजगार के इंतजाम कैसे होंगे, महंगाई कैसे हम कम करेंगे, सड़कें कैसे हम ठीक करेंगे, हम बिजली क्या कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस के विकल्प आपने खुले रखे हैं? तरक्की की तरफ ले जाएंगे। क्या कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस का कोई विकल्प है? कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होगा। यह हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मीडिया के सामने कह दिया है कि बड़े दलों के साथ हम कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं आज के कार्यक्रम में अपना अपना कीमती वक्त हमें प्रदान करने के लिए, ताकि हम उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में खुलकर विस्तार से और सभी पहलुओं पर चर्चा कर सकें। चुनाव नज़दीक है और आने वाले वक्त में आपको तरह तरह के नज़ारे, तरह तरह के सीन और पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल मूवमेंट्स जिसका जिक्र दीपक सिंह कर रहे हैं, ऐसे कई मूवमेंट्स कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में दिखाई देंगे। तो अब आप सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। नमस्कार।